हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मज़े से होंगे और मज़े मज़े में तैयारी भी हो रही होगी एग्ज़ाम की। ठीक है ना। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 10 पिछले लेक्चर से हमने शुरू किया है, सदिश बीजगणित, और उसका एक लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आया है जिसके अंदर हमने 10.2 की समरी मतलब सॉल्यूशन भी और इंट्रोडक्शन भी एक साथ निपटा दिया था, क्योंकि उसके अंदर बस सिर्फ हमने बातें करी हैं थ्योरेटिकल और ये समझाया है सदिश क्या होता है, फिर अदिश के बारे में बात करी है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिश को कैसे लिखते हैं, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें हमने समझा दी थी जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए सीखना। क्योंकि अगर आप पकड़ना चाहते हो 10.2 को तो वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, वो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिस्कस हुआ है। आज हम लोग जिस एक्सरसाइज की बात करेंगे तो यहाँ से आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस प्रश्नावली से जो पेपर के अंदर आते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों के 10वां चैप्टर 11वां चैप्टर दोनों चैप्टर आपस में मिल करके ये 17 से 18 नंबर का हिस्सा बनाते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है। आप थोड़ी सी मेहनत से, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अभी कैलकुलस का पोर्शन खत्म करके आए हो, समाकलन वाला वो ठीक ठाक अच्छा दम लगाने वाला चैप्टर था, तो ये बड़े हलवे टाइप क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो दोनों चैप्टर्स ये आपको 18 नंबर आपकी मार्कशीट में आराम से देके जाएंगे। तो बच्चा आज हम लोग बात करने वाले हैं 10.2 के इंट्रोडक्शन की, और इसके अंदर वैसे तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए बच्चों, वो करना चाहिए त्रिभुजों के योग का। योग भी मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। त्रिभुजों का योग कह रहा हूं, सॉरी, सदिशों के योग का पहला जो टॉपिक है बेटे वो सदिशों का योग है। सदिशों का क्या है बच्चों? योग है ना। लेकिन अभी इस टॉपिक पे विराम करेंगे, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। पिछले लेक्चर में भी बहुत ही बकवास ही करी, कोई सवाल करने लायक था ही नहीं। तो पहले मैं आपको एक ऐसा मसाला देना चाहता हूं बच्चों के, जो आपको जब आप प्रश्नावली खोलो तो आपको लगे कि हाँ यार सवाल अब होने लगे हैं, हाँ अब कुछ करने लायक हमारे पे काम है। नहीं तो ये सिर्फ पढ़ने वाला काम हो गया था। तो अभी सदिशों के योग से पहले हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, और वो टॉपिक डिस्कस करेंगे सदिश के घटक। सदिश के बच्चों घटक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सदिश के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, इस बारे में हम लोग बात करें। किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो कंपोनेंट क्या है इस बारे में समझाते हैं, और बहुत ध्यान से दिमाग की बत्ती जला के आपको बैठना है, क्योंकि अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर छोड़ के भाग जाओगे, कहोगे सर छोड़ो एक्सरसाइज के सवाल करने दो, कुछ नहीं रहा इसमें। तो अभी मैं आपको समझा के चलता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने पिछली प्रश्नावली में भी जिक्र किया था कि अगर सपोज कर लो हमारे पास में 3D, कौन सा 3D, 3V में है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बना लेते हैं। ये इधर की तरफ हम लोग किसको डिफाइन करते हैं बेटे? ये एक्स एक्स हो गया, धन दिशा है ये एक्स एक्स की, और ये वाई एक्स की धन दिशा हो गई बच्चों, वाई एक्स की धन दिशा हो गई। और जेड आपको पता है, हम लोग जेड को पहले ही बता चुके हैं। जेड की डायरेक्शन जो होती है, जहां पर ये हमारे पास में पेन के डायरेक्शन में होगी इधर की तरफ, लेकिन इसको हम दिखा नहीं पाएंगे ना ऐसे कैसे, एक 3D फिगर को 2D में दिखाना मुश्किल है। तो हम जेड एक्स को की डायरेक्शन बच्चों इधर की तरफ ऐसे दे देंगे, ये जेड एक्स है। और हम लोग ये जहां पर ये तीनों मिलते हैं वो मूल बिंदु है, जिसको हम लोग वो कहते हैं। और ये बात सबको पता होगा कि तीनों अक्षों के बीच का जो एंगल होता है 90 होता है, तीनों 90 डिग्री पे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसी वेक्टर के घटक की। तो वेक्टर के घटक को देखने के लिए हमें एक वेक्टर दिखाना पड़ेगा पहले। यार सीधी लाइन नहीं खींच पा रहे हम, क्या वेक्टर पढ़ाएंगे। चलिए ये एक्स एक्स हो गया। तो बच्चों मैं कह रहा हूं कि यहां पे सपोज कर लो कोई एक पॉइंट P है मेरे बच्चों, और जब यहां पर कोई पॉइंट P है, यहां पर नहीं है वैसे, ये स्पेस में कोई पॉइंट है, जैसे आपके कमरे में पंखा लटका है, हवा में कोई जहाज चल रहा है, कोई चिड़िया उड़ रही है, तो स्पेस में कोई पॉइंट है। उस पॉइंट को स्थिति को देखने के लिए हम लोग रेफरेंस के तौर पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मान लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट की बात हम लोग करें और इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट निर्देशांक लिखूं
एक्स वाई और बच्चों जेड, ठीक है ना। तो हमने पिछली एक्सरसाइज से संपर्क बात साधेंगे कि ओ के सापेक्ष बच्चों, ओ के सापेक्ष पी का जो स्थिति सदिश होगा, स्थिति सदिश हमने पिछली लेक्चर में पढ़ाया है। स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर, जो इस सदिश की पोजीशन को के बारे में बात करेगा। लिख देते हैं, चलो, पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन होगा बच्चों, हम लिखते थे ओपी, वेक्टर ओपी, इसको ऐसे लिखेंगे ओपी। ये बात हमने पिछले लेक्चर में समझाई थी कि स्थिति वेक्टर, स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश को ड्रॉ कर लेते हैं। ओपी हमारे पास, जब इसको ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अभी भी एक कर्व बन गया, सीधी लाइन नहीं खींच पा रहा हूं मैं, बताओ क्या यार। चलो ठीक है, तो ये ओपी हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ओपी हमारा ये वेक्टर हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। नोटेशन वाइज हम इसको शॉर्टकट में लिखे तो हम लोगों ने पिछली बार बताया था कि सपोज कर लो ये आर वेक्टर, इसको शॉर्टकट में हम आर वेक्टर भी कह सकते हैं कि आर कह दिया हमने इसको। अगर ओ से पी के बीच की दूरी अगर आर हो, ओपी अगर आर हो, तो इसको आर वेक्टर भी कहा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब एक बात सुनो ध्यान से, एक बात बहुत ध्यान से आप लोगों को सुननी है। एक चीज हमने पढ़ाई थी, थोड़ी सी यहां बात करते हैं। हमने एक पढ़ाया था मात्रक सदिश, इस बारे में थोड़ा जान लो। मात्रक सदिश हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उसका इस्तेमाल होगा, जिसको हम लोग कहते थे बच्चों यूनिट वेक्टर। क्या कहते थे, यूनिट वेक्टर। अब बच्चों यूनिट वेक्टर का बेसिकली क्या काम होता है, आज हम बात करेंगे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है मात्रक सदिश जिसकी लंबाई एकांक होती है, एक होती है, ठीक है ना। और मोस्टली इसका जो काम है ना बच्चों, इसका जो काम है वो दिशा बताने का काम है। क्या बताने का काम है, दिशा बताने का काम है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष की दिशा बताने वाला एक मात्रक सदिश लेते हैं, जो हमेशा यह बताएगा कि एक्स अक्ष की ये दिशा है। एक मात्रक सदिश हम लोग अभी परिभाषित करेंगे, लिखेंगे, जो बताएगा कि वाई अक्ष की दिशा। एक मात्रक सदिश डिफाइन करेंगे जो जेड अक्ष की दिशा बताएगा। तो बच्चों एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश हम लेते हैं, आज के बाद ध्यान रखना इस बात को, एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश हम लोग लेते हैं आई। और मात्रक सदिशों को हमने बताया कि अगर कोई मात्रक सदिश ए है तो मात्रक सदिश की खास बात ये होती है बच्चों, उसके ऊपर कैप लगी होती है, यूनिट वेक्टर की खास बात। तो हम लोग याद रखना है आपको कि एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश लेते हैं वो आई कैप लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, आई कैप। ऐसे आई लिखेंगे, आई लिखेंगे और आई के ऊपर ये ऐसा कैप, इज्जत वाली कैप इसको दे देंगे। उसी तरीके से वाई अक्ष की दिशा में बच्चों, वाई अक्ष की दिशा में भी वाई की दिशा को बताने वाला एक मात्रक सदिश लेंगे जिसको कहेंगे हम लोग जे, और जे के ऊपर भी एक कैप लगा देंगे क्योंकि ये मात्रक सदिश है। ध्यान रहे आई कैप जो वेक्टर है, आई कैप वेक्टर जो है वो क्या है, मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर सुनते ही आपके दिमाग बिल्कुल और कानों में ये गूंजना चाहिए कि इसका परिमाण एक है, यानी कि इसकी लंबाई एक है। तो अगर अब मैं बात करूं थोड़ा सा यहां पर कि सपोज कर लो यहां तक कि हमने इसको यहां तक की एकांक लंबाई मान ली, तो ये आई वेक्टर हो गया हमारा। क्या हो गया, आई वेक्टर। ऐसे ही यहां तक मान लो सपोज ये हमारे पास में एकांक लंबाई हो गई, तो ये जे वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इधर की तरफ हम लोग जेड की दिशा में जो एकांक सदिश लेते हैं बच्चों, उसको लेते हैं हम लोग के कैप। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, चाहे तो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, कि माना एक्स अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश, यानी कि की दिशा में, अनुदिश के अनुदिश
मात्रक सदिश, ये बातें आप लोगों को बहुत नोट करनी है बच्चों। क्रमशः आई कैप कोमा जे कैप कोमा तथा के कैप है, ये हमने मान लिया मात्रक सदिश है। ठीक है भाई, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं एक टर्म लिख रहा हूं आपके सामने, तो उसका मतलब बताइएगा। आई कैप का मतलब क्या है? ठीक है ना? आई कैप का मतलब क्या है? आई कैप का मतलब है कि एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक या एक, या फिर कैसे लिखेंगे, लाइन बनानी चाह रहा हूं मैं थोड़ा अंदर से आ नहीं रहा है, कि आई को लिखेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश, हमने लिख तो दिया वैसे एकांक वेक्टर, लेकिन एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक लंबाई का, एकांक ऐसे कहेंगे, एकांक लंबाई का सदिश, ये केवल आई का मतलब है। अगर कभी आपके सामने कहीं 3i आ जाए लिखा हुआ, तो आप इस 3i से क्या समझोगे कि एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लंबाई तो 3 है, 1 2 3, यानी कि जिसका परिमाण 3 है। समझ में आ रही है बात? और ये जो आपके पास में आई कैप लगा है, ये बताएगा कि सर ये एक्स अक्ष की दिशा में है, मतलब सर ये ऐसे बनेगा, ये सर ऐसे बनेगा। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, एक्स एक्स इधर, वाई एक्स इधर और जेड एक्स इधर, तो सर ये 3i का मतलब ये है कि हम लोग एक्स अक्ष पे 3 मात्रक दूरी लेंगे, 1 2 और 3, और यहां तक का ये आपके पास में ये 3i वेक्टर हो जाएगा। ये जो शुरू का नंबर है बच्चों, ये बताता है कि परिमाण कितना है, और ये जो i है ये बताता है किस दिशा में जा रहा है। कहीं अगर हम लोग कहें कि 5i, बात समझते रहना, 5j, तो 5 मात्रक लंबाई का एक ऐसा वेक्टर जो वाई अक्ष की दिशा में है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर ऐसे करके। क्लियर है आप लोगों को? ऐसे ही अगर बच्चों हमारे पास कभी आ जाए, मान के चलो कि 3k आ गया, 3k कैप, तो ये बताएगा कि 3k कैप का मतलब है कि 3 मात्रक लंबाई वाला एक सदिश है बच्चों, किस दिशा में है? जेड अक्ष की दिशा में। तो ये आई जे के आपको ये डिसाइड करेंगे कि किस दिशा की हम लोग बात कर रहे हैं, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए अच्छे से। तो हम लोगों ने ऊपर लिख दिया है कि आई जे के क्या है, तो ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको ऐसे ही। ठीक है, ठीक है जी। अब सुनो, ये तो हमने कर दिया। बिंदु हमारे पास में बच्चों क्या है? बिंदु P का स्थिति सदिश हमने ऊपर लिख दिया है, बिंदु P का स्थिति सदिश हमने लिख दिया OP है, जहां पर x y z हमारे पास में इसके निर्देशांक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, बिंदु P के निर्देशांक, ये बात और नोट कर लेना, बिंदु P के निर्देशांक, कौन से निर्देशांक बेटे? x, y तथा z। ठीक है ना? सदिश जो हमारे पास है, सदिश कौन सा बच्चों? ओपी। ओपी मतलब P का सदिश के अदिश घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अदिश घटक। ध्यान रखना इस बात को कि अगर बिंदु के निर्देशांक हम जो हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक हैं, तो यहां लिखना चाहिए था मुझे बिंदु P के जो निर्देशांक है x y z, वो OP के अदिश घटक कहलाते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लो, घटक वाली बात अब शुरू हो गई, कंपोनेंट वाली बात, कि ये जो x y z हैं बेसिकली ये क्या है। और आपको पता है x क्या होता है? x अक्ष पे जो डिस्टेंस होती है ये x हो जाएगी, y अक्ष पे डिस्टेंस जो हो जाएगी बच्चों वो y हो जाएगी। अब z को हम यहाँ दिखा नहीं सकते, z की ये डिस्टेंस हम दिखा नहीं सकते क्योंकि 3D फिगर है ना आपके पास में, 3D फिगर है। ये z कुछ इस तरीके से होगा, पॉइंट यहाँ पे होगा, तो जो हमारे पास z एक्स पे जो दूरी ली जाएगी वो हमारी z होगी, स्मॉल z। ठीक है, एक्स वाई जेड सदिश
ओपी के अदिश घटक। इस बात को बहुत ध्यान से रखना, अंडरलाइन कर लेना, अलग कलर पेन से चाहे लिख लेना, जैसे भी करना कर लेना। ये जो हमारे पास में अदिश घटक है, तथा अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, तथा अदिश घटकों के साथ में अगर मैं बेटे इन मात्रक सदिशों का प्रयोग कर लूं, आई जे के का प्रयोग कर लूं, तथा एक्स आई कैप, एक्स आई कैप का मतलब क्या है? एक्स आई कैप का मतलब अभी मैंने समझाया है। एक्स आई कैप का मतलब यह है कि एक्स लंबाई का एक सदिश है जो आई मतलब एक्स अक्ष की दिशा में है। इस बात को यह समझिएगा। तो ध्यान रहे कि एक्स आई वाई जे, समझ में आ रही बात, तथा बेटे जेड के सदिश जो हमारे पास में है, कौन से सदिश की बात कर रहे हैं बच्चों? किस वेक्टर की बात कर रहे हैं? सदिश ओपी, सदिश ओपी के सदिश घटक कहलाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सदिश घटक कहलाते हैं। इन बातों को बहुत अच्छे से जड़ के रख लो, अपने कहीं फ्रेम में लगा लेना। इस बात को भी अच्छे से समझ लो कि ये वाली बात, इसको अलग पेन से लिखो, जो भी करो। देखो सदिश और अदिश में अंतर होता है, क्योंकि अभी ये केवल एक संख्याएं हैं, क्योंकि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, अभी क्वेश्चन के अंदर आएगा कि 3, 4 और 7 इस तरीके से आगे। तो 3, 4 और 7 तो क्या कहलाएंगे? क्योंकि अदिश राशियां हैं, कोई दिशा ही नहीं है इनकी। समझ में आ रही बात? तो ये तो अदिश घटक हो गए, किसी भी ये कहलाएंगे अदिश घटक। लेकिन अगर इनके साथ में मैं जैसे 3i, मैंने 3 के साथ में 3i लगा दिया, मतलब इसको दिशा दे दी मैंने, 3 को आई दिशा ही तो दे रहा। आई क्या बताता है? एक्स अक्ष की तरफ चलो भाई। तो अगर हम इसको दिशा दे देते हैं, एक्स को हमने दिशा दे दी, वाई को हमने दिशा दे दी, जेड को हमने दिशा दे दी, जब दिशा भी आ गई और परिमाण भी आ गया, तो वो तो सीधी सी बात है। हमने सदिश की परिभाषा यही तो बताई थी कि बेटे सदिश वो होते हैं जिनमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। तो ये अदिश घटक हो गए, तो ये सदिश घटक हो गए। तो अब इन घटकों के रूप में ध्यान रखो, सदिश घटक, सदिश घटकों के रूप में, सदिश घटकों के रूप में सदिश ओपी, सदिश जो हमारा ओपी है, सदिश ओपी, वो कैसे लिखा जाना है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैं कहूं तो पूरे चैप्टर का ये बड़ा हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस ओपी को हम बच्चों लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। कैप लग रहा है, कैप का मतलब मात्रक सदिश है। क्लियर है? तो इस ओपी को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और अब आपके सामने जब हम 3D 11वां चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये आया, सपोज कर लो स्पेस में कोई पॉइंट है, मैं दोबारा से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा, बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे इन चीजों को। ये एक्स एक्स हो गया मेरे बच्चों, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और यहां पर कोई पॉइंट सपोज कर लो ए आ गया जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4 एंड 1 है, 3, 4 एंड 7 मान लिया हमने। तो बच्चों इस ओपी को अगर मैं लिखना चाहूंगा, इस ओपी को लिखना चाहूंगा, यानी कि ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश क्या होगा? ओ ए होगा। उस ओ ए को अगर मैं लिखना चाहूंगा बच्चों तो लिखूंगा 3i, है ना, 3i यानी कि एक्स एक्सिस 3 प्लस 4j, ठीक है ना, प्लस के साथ के। तो अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है, अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है, हमें कह दिया कि एक बी पॉइंट दिया गया है 3, -2 एंड 5 का स्थिति सदिश लिखिए, स्थिति सदिश लिखिए। अब पता है स्थिति सदिश लिखा जाएगा किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष ही होगा। तो बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग? इसका स्थिति सदिश होगा OB, और उसको कैसे लिखा जाएगा? 3i, अब ये y का वैल्यू माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 2j कैप प्लस का 5k कैप। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग किसी सदिश को, सदिश
है ना, सदिश को, किसी सदिश को बच्चों, सदिश को घटकों के रूप में, है ना, सदिश घटकों, मैं सही तो लिखा था पहले, मैं भी बेवकूफ कर रहा हूं, बिल्कुल गलत गलत बात कर रहा हूं। सदिश घटकों के रूप में, है ना, सदिश घटकों के रूप में सदिश जो होगा हमारा ओपी वो ऐसे लिखा जाएगा। ये ब्रैकेट कोई लगाने की जरूरत नहीं है, तो सारा सिस्टम बिगड़ा सा लग रहा मुझे। क्लियर है बच्चों आप लोगों को, इतनी बातें क्लियर हैं। कैप ना, इसकी टोपी मत, इसकी इज्जत मुझे उछाल देना। मात्रक सदिश की इज्जत बहुत बड़ी है, तो बेटे इसकी कैप मत उछाल देना, कैप जरूर लगाना, ठीक है ना आपके पास में। तो ये ही बात हम लोगों को पढ़नी थी पूरी की पूरी, कि हम लोग कैसे किसी वेक्टर को लिखते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब बच्चों एक बात और सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। बीच बीच में मैं जो एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ वो तो समझाने की चीजें हैं, बाकी ये आपको अपने नोट्स में उतार लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है बच्चों। अब अगर कभी, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था बच्चों, कभी हमें वेक्टर ओपी का परिमाण निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, परिमाण। अच्छा, कुछ किताबों में मैंने देखा, मैं पढ़ रहा था एक दिन बैठा, तो मापांक भी यूज किया उन्होंने शब्द, ठीक है ना। तो बच्चों उसका मापांक, ओपी का जो मापांक होगा उसको याद रखना है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आई के भाई का स्क्वायर, जे के भाई का स्क्वायर, के भाई का स्क्वायर। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि ओपी का जो मापांक है, दैट इज ओपी का मापांक ऐसे लिखा जाएगा, ओपी का परिमाण, बात एक ही है, वो होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये भी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर हमें जो पढ़ना था सदिश के घटक, हमने दो तरीके के घटक पढ़े, अदिश घटक पढ़े और सदिश। अदिश घटकों का कोई काम ज्यादा नहीं है, हम लोगों को सदिश घटकों का ज्यादा काम है। एक्स आई वाई जे जेड के, इनसे ही हम लोगों को, इनको आपस में जोड़ करके ही मैं उस सदिश को लिख सकता हूं। अब आप इस चित्र में देखना चाहोगे कि एक्स आई कहां होगा, ठीक है ना, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करें, आपको पता है ये डिस्टेंस अगर x मान लिया जाए तो यहां तक का ये वेक्टर आपका एक्स आई कैप हो जाएगा, यहां तक का ये वेक्टर बेटे आपका वाई जे कैप हो जाएगा, और यहां तक का ये वेक्टर बेटे आपका, अगर इसको हम डिस्टेंस यहां तक की z कह देते हैं तो z के कैप हो जाएगा। इन तीनों से मिलकर के ये बन जाएगा। कैसे बनता है इस डिटेल में मैं आपको पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि कोई यूज नहीं है। आप जब किताबों में देखो खुद से भी समझ में आ जाएगा ये ऐसा लिखा क्यों जाता है, इसको लिखने का ऐसा क्यों लिखा गया है घटकों के रूप में, है ना। घटक मतलब टुकड़े, उसके टुकड़े हमने जोड़ दिए हैं तो हमारा ओपी निकल करके आ गया। मैं और डिटेल में जानना नहीं चाहता, क्योंकि आपको 18 नंबर पक्के करने हैं, पीएचडी नहीं करनी है अभी, ये सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी बाद में। चलिए मैं अपने रजिस्टर में देख लूँ जो जो पॉइंट्स मुझे समझाने थे, क्या मैं उनको सही समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया बच्चों आपको, है ना। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, इसको एक तरीके से और लिखा जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और लिखें, इसको मैं थोड़ा दोबारा से लिखना चाहता हूं ताकि ये शॉर्टकट भी हो जाए और बहुत सारी बातें कहते हैं। तो ओपी का जो बेटे मापांक, हम लोग ओपी का परिमाण निकाल रहे थे बेसिकली, यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं एक्स आई प्लस वाई जे बच्चों प्लस जेड के का परिमाण, जो कि बराबर होगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। और अब हम चलते हैं बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को हम लोग वो सब चीज़ें दे पाएँ, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस करने के लिए सहायक होंगी। तो बच्चों लेक्चर को पॉज करके नोट करो फटाफट से, मैं फिर आगे चलता हूँ, मैं फिर बच्चों आगे चलता हूँ, पॉज करो, नोट करो। चलिए अब बच्चों क्वेश्चंस हम लोग करने सीखने वाले हैं। तो आप पढ़ना है हमें सदिशों का योग। सदिशों के योग को लेकर के दो तरीके की अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच है जिसमें हम लोग डायग्राम से करते हैं, लेकिन डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, लेकिन उस टॉपिक को मैं समझा के जाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका इस्तेमाल बहुत करना है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक टॉपिक है जिससे हम लोग मूलतः सारी चीजें उसी से निकलती हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं क्या चाहता हूं कि आपको मैं क्वेश्चन करना सिखाऊं, मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊं। सपोज कर लो
कि हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, सपोज कर लो हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, मैं कुछ इस तरीके डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। वैसे डायग्राम हर बार बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, सीधा सीधा काम करना है, ठीक है। ये मूल बिंदु है। सपोज कर लो यहां पर कोई एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट बच्चों a1 b a1 a2 a1 a2 a3 है, और कोई दूसरा एक पॉइंट और है मेरे पास बच्चों जो कि हमारे पास में कितना है b1 b2 b3 है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि OA कितना बनेगा, और बच्चों आप मुझे बताओगे OB कितना बनेगा। सपोज कर लो मैंने इस OA को स्मॉल a वेक्टर कह दिया और इस OB को मैंने स्मॉल b वेक्टर कह दिया, तो आप क्या कहोगे, ठीक है ना, आप क्या कहोगे, A वेक्टर क्या बनेगा आपका, A वेक्टर बनेगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। अभी अभी बताया था ना मैंने, अगर किसी वेक्टर के पॉइंट पता होंगे तो हम लोग उनके साथ i j के लगा करके सदिश घटक बना करके उसको ऐसे लिख देंगे। तो बच्चों b हमारे पास वेक्टर जो बनेगा, दूसरा वेक्टर वो क्या बनेगा, b1i प्लस b2j प्लस b3k बच्चों। तो अगर हमें इन दोनों का योग करना है, मतलब हमें निकालना क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना है बच्चों। तो सीधी सीधी बात है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सजातीय पद जुड़ते थे बीजीय व्यंजक के अंदर, तो यहां भी ऐसे जुड़ने हैं, आई वाले जुड़ जाएंगे। जब इसको इसमें जोड़ूंगा तो बच्चा a1 प्लस a2 और आई आ जाएगा बाहर कॉमन। नहीं समझ में आ रहा, अभी देखो एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। a2 अरे a1 प्लस b1 सॉरी a1 प्लस b1, फिर a2 प्लस b2, a2 प्लस b2 और बाहर आ जाएगा बच्चों j कैप, फिर a3 प्लस b3 और बाहर आ जाएगा बच्चों k कैप। एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, उदाहरण लेते हैं, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। कैसा सवाल पेपर में आएगा, वो कहेगा यदि वेक्टर a हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, और तथा हमारे पास वेक्टर b है, एक वेक्टर b है, सदिश b है जो कि 3i प्लस के 2j प्लस के 8k है हमारे पास में। तो इसको प्लस ले लो अभी। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ज्ञात करो। तो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आपको a प्लस बी करना है, a प्लस बी करना है तो कुछ नहीं करना, लिख लो पहले कि 2i प्लस 3j प्लस 7k में जोड़ देना है बच्चों 3i प्लस 2j प्लस 8k, ठीक है। सीधी सीधी बात है, घुमाने वाली कोई बात नहीं है। i वाला i के साथ ऐड हो जाएगा, 2i ये है 3i ये है तो 5i कैप। ओके सर ये तो बहुत लड्डू है ही लड्डू, तो क्या करूं भाई मैं इसमें पत्थर थोड़ा ही मिला दूंगा। 3j और 2k तो 5j हो जाएगा, 7k और 8k बेटे 15k हो जाएगा। ये आंसर है। ऐसे से काम भी करवाएगा कि वो कहेगा कि a प्लस बी का मापांक निकाल दे, दम है तो हमने पढ़ा तो है अभी, अदिश घटकों के वर्गों का योग कर दो, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा इसका मात्रक मापांक आ जाएगा, यानी कि इसका परिमाण आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे इसके बारे में, बहुत खुल के बात करने वाले हैं आगे चल के। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये था सदिश का योग, दिस इज टॉपिक नंबर 1। ऐसे ही करना है, सिंपल करना है, कोई ज्यादा ड्रामा नहीं करना है आपको। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है बेटे सदिशों का अंतर। अब देखो सदिशों का अंतर डायरेक्ट सिखाते हैं हम लोग, और इसी एग्जांपल से सिखाते हैं, इसी एग्जांपल से, ठीक है ना, यानी कि घटाना। तो मेरे को क्या निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है मुझे, मैं इसी एग्जांपल से बात कर रहा हूं, है ना। इसी उदाहरण को दोबारा रिपीट कर लेना कि मैं कह रहा हूं कि a माइनस बी मेरे को फाइंड आउट करना है, सदिशों का अंतर। तो बच्चों सदिशों का अंतर जब हम लोग करेंगे तो पहले a सदिश की वैल्यू रखेंगे कि 2i प्लस के 3j प्लस के 7k, ठीक है। इसमें से मुझे घटाना है
किस वाले को? इस वाले को। तो बच्चों 3i प्लस के 2j और 8k। तो सीधी सी बात है, सॉल्व कर लो। ये काम तो आपने, इसमें तो आपको महारत हासिल होगी, कक्षा 12 के छात्र हो ना। तो यहाँ पे 3i माइनस में आ जाएगा, माइनस का 2j आ जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 8k आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जो आंसर हम लोग लिखने वाले हैं, देखो 2i में से 2i प्लस के 3i माइनस के, तो माइनस का i बचेगा, i कैप। 3i प्लस के 2i आपके माइनस के, तो प्लस का j कैप बच जाएगा हमारा, 1 बच जाएगा। 7 में से 8 जाएंगे तो माइनस का k कैप बच जाएगा। तो ये बेटा हमारे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, ये हम लोगों का हो गया है अंतर। ये दो सदिशों का अंतर हमने पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है। बहुत डिटेल से नहीं लिखना चाह रहा हूं, बहुत इजीली आपको बता के निकलना चाहता हूं, ठीक है ना। एक टॉपिक आएगा समान सदिश, हमने ये पहले पढ़ा है, दिस इज तीसरे नंबर का टॉपिक है ये। हम लोग बात करें कि समान सदिश की तुलना कैसे करेंगे, समान सदिश। तो बच्चों इसको देखने के मान के चलो कि यदि a1 हमारा, सॉरी a वेक्टर कोई हमारा क्या है कि a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप है, और b कोई वेक्टर है बच्चों b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। और हम कहें, यदि ध्यान रखना इस बात को, इस कंडीशन का इस्तेमाल बहुत जगह करना है, यदि वेक्टर a वेक्टर b के बराबर है, तब एक बात ध्यान रखनी है, तब सीधी सीधी बात है कि a1 बराबर हो जाएगा b1 के, कोमा a2 बच्चों बराबर हो जाएगा b2 के, और बच्चों a3 बराबर हो जाएगा b3 के। ये कंडीशन आपको याद रख के चलनी पड़ेगी। इसका इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग आपकी किताबों के अंदर देखें, उदाहरण नंबर 4 देखिए, साथ साथ निपटाते चलते हैं। आपकी किताबों में एक उदाहरण नंबर 4 दिया है, क्या दिया है? उदाहरण नंबर 4 दिया है। उसने कहा है कि एक सदिश है a, आप अपनी किताबों में थोड़ा कनेक्ट करें, xi कैप प्लस के 2j कैप और बच्चों zk कैप है, ये हमारा a सदिश है। और एक दूसरा सदिश है बेटे b, जिसका वैल्यू है 2i कैप। किताबें देखो उठा करके, किताबों में आपको सब समझ में आएगा, yj कैप और बच्चों यह है k कैप। वो कह रहा है xyz के मान निकालो यदि दोनों समान हो। क्यों कह रहा है कि यदि, उसने कहा है यदि a वेक्टर बराबर हो b वेक्टर के, तब हमें कह रहा है x y तथा z के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो बच्चों हमने बताया कि अगर दो सदिश बराबर हैं, हमने ये कंडीशन बताई ना अभी, ये कंडीशन हमने बताई अभी, ये वाली पूरी की पूरी। यदि दो सदिश बराबर हैं तो उनके अदिश घटक बराबर होंगे। भैया इन दोनों के अदिश घटक ही तो बराबर हो रहे हैं। a1 a2 a3 इज व्हाट, a1 a2 a3 इज व्हाट, a1 a2 a3 इज व्हाट, a1 a2 a3 जो है वो अदिश घटक हैं, स्केलर कंपोनेंट्स हैं, तो वो बराबर हो जाएंगे। तो स्केलर कंपोनेंट्स जैसे कि हमारे पास सीधी सीधी बात है कि x बराबर 2 हो जाएगा, 2 बराबर y हो जाएगा, z बराबर, यहाँ k का भाई z है, z का भाई k का भाई 1 है, तो z बराबर 1 हो जाएगा। तो सीधी बात, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 1 है। मेरे बच्चों बहुत इजीली आप इस चीज़ों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान ये पोर्शन है आपके क्लास 12th के गणित का, ठीक है। अब एक टॉपिक है, चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसके बारे में जितनी बात कर सकता था मैं कर चुका हूं। एक और बात हमें पढ़नी है, सदिश की नंबर 4 टॉपिक्स को कहूंगा मैं कि सदिश की अदिश से गुणा, ठीक है ना। कि एक सदिश है मेरे पास, सपोज कर लो a, एक सदिश है, उदाहरण लेके चलता हूं अपनी तरफ से। बच्चों हमने कहा कि a जो एक सदिश है वो i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप है, ऐसा हमने मान लिया।
कोई सदिश है, उसकी हमें गुणा करनी है। हमें सपोज 3a का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक वेक्टर की, एक सदिश की गुणा एक अदिश से हो रही है। ये अदिश है, ये सदिश है। तो देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है बच्चों। 3a कैसे करना है आपको, 3 इंटू ए का मान भर देना है, आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आई कैप बच्चों, 3 सते 21j कैप आ जाएगा और 8 या 24k कैप आ जाएगा बच्चों। तो ये सदिश की अदिश से गुणा हो गई। इससे ज्यादा मैं आपको और पछड़े में डालना नहीं चाहता, बड़े सिंपल वे में आपको समझाना चाहता हूं। क्या आपको इतनी बातें मेरी समझ में आई होंगी? तो बच्चों तालियां नहीं बजानी है, मतलब लाइक करना है, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को इतनी बात? ठीक है। अब हम लोग एक अलग टॉपिक पे और चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। उस टॉपिक के बाद सीधा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो फटाफट से ये जो मैं हट जाता हूँ सामने से, आप लोग जरा इसको फटाफट से एक बार नोट कर लें अपनी रफ कॉपी में, या जहां भी नोट करना चाहेंगे नोट कर लो बच्चा इसको। चलिए बच्चों, पांचवें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम पूरा बोर्ड खाली कर दिया है, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटे द्विक अनुपात, किसी सदिश के लिए पढ़ेंगे हम लोग, और द्विक कोसाइन। ये दो चीजें पढ़नी है, द्विक अनुपात किसी वेक्टर के लिए और द्विक कोसाइन। और सही मायने में हल्की सी बातचीत हम लोगों ने इस टॉपिक की बेटा लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में करी थी। मतलब हम लोगों ने जो पिछला एक ही तो लेक्चर आया है, उस लेक्चर में हमने ये डायरेक्शन कोसाइन आपको समझाए थे, और इसका हल्का सा हिस्सा था। लेकिन अब इसको बहुत डिटेल से समझेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस इस चैप्टर में भी हैं और बच्चों 11वें चैप्टर में भी हैं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में एक वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बच्चों ये जेड एक्सिस है इधर की तरफ। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इधर की तरफ एक कोई पॉइंट है, ठीक है ना, एक कोई पॉइंट है जिसको हम सपोज कर लो, इस पॉइंट को मैंने कहा ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट है या फिर अदिश घटक, अभी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट ही होंगे ना, अदिश घटक तो वेक्टर के होंगे, a1 a2 a3 है, ठीक है? ये मूल बिंदु है ओ। तो आप मुझे बड़े प्यार से बिना किसी हल्ले गुल्ले के ये बता सकते हो कि ओपी, इस ओपी को मैं कह देता हूं ये ए वेक्टर है, ठीक है ना? तो आप मुझे बता सकते हो कि हमारे पास में जो ओ के सापेक्ष, ओ के सापेक्ष ए का, यहां माना सब लगा लो, माना क्यों, तो है ही ए का हम लोग बेटे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, स्थिति सदिश। और आप लोगों को पता है स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ ए, है ना? और इसको हम लोग कह लेते हैं, इसको हमने ए वेक्टर कह दिया। अब लगा लो, अब माना हमने ये कहा है कि ये माना हमने ए मान लिया। तो अब हम लोग अगर इस वेक्टर को लिखना चाहते हैं, अभी अभी मैं सिखा के आया हूं, तो बच्चों जो ए वेक्टर होगा उसको लिखा जा सकता है, तब वो लिखा जा सकता है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। मतलब हमने क्या लिख दिया, इसके सदिश घटकों के रूप में इसे लिख दिया है। तो अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखना है आपको जो मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है? आपको मैं बहुत ध्यान से देखना है। ये जो a1 a2 a3 है, बेसिकली यही हमारे द्विक अनुपात हैं। आप कहोगे सर इसके कितने नाम दोगे आप, a1 a2 a3 के? कभी इसको आप निर्देशांक कहते हैं, कभी आप इनको अदिश घटक कहते हो, आप कह रहे हो कि यही द्विक अनुपात है, ठीक है? ये निर्देशांक होंगे, a1 a2 a3 निर्देशांक होंगे जब हम किसी एक बिंदु की बात करेंगे। तो बात ध्यान से सुनो, a1 a2 a3 निर्देशांक कहलाएंगे अगर हम किसी बिंदु की बात करते हैं, तो जो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन जब एक किसी सदिश की बात करेंगे तो ये जो a1 a2 a3 है ना, ये अदिश घटक भी कहलाएंगे और इन्हीं को हम द्विक अनुपात भी कह देंगे।
तो बच्चों सदिश, जो हमारा सदिश है ए के जो द्विक अनुपात हैं, द्विक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज जो हैं वो क्या होंगे, A1, A2 तथा A3 होंगे। तो पहचान लो इनको अच्छे से। अगर आपके सामने कोई वेक्टर लिखा है, एक वेक्टर लिखा हमने कि 3i माइनस 4j प्लस के 8k, और आपको कोई पूछ ले कि इस वेक्टर ए के द्विक अनुपात आप बताओ, द्विक अनुपात बताओ, डायरेक्शन रेशोज बताओ आप, तो आप बिना किसी झिझक के लिख देंगे उठा करके, सर i का भाई 3, j का भाई -4 और k का भाई 8। तो 3 - 4 और 8 जो है बच्चों इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज यानी कि द्विक अनुपात कहलाएंगे। इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। और अगर आपको किसी भी वेक्टर के द्विक अनुपात पता है तो जो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, इसको रफ कर दूं, हाँ, जो हम दूसरा टॉपिक लिखने वाले हैं बच्चों, इसको मैं एक टॉपिक ही रखता हूं यहां पे, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज है ना, रेशियोज का एक ही टॉपिक रखते हैं। उसके बाद में छठा टॉपिक डालते हैं उसको कि द्विक कोसाइन क्या होते हैं। वैसे ये पढ़ लिया था पिछले उसमें, लेकिन यहां भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोसाइंस क्या होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, इस बारे में बात करनी है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, अगर एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बना ले, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ की बात होती है, वाई अक्ष की धन दिशा के साथ ये बीटा कोण बना ले, और बच्चों जेड एक्स के साथ में ये गामा कोण बना ले, तो हमने कहा था कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या होते हैं बच्चों, इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, यानी कि द्विक कोसाइन होते हैं, ठीक है। और वहां पे हमने ये बात कही थी कि इसको L कहते हैं, इसको हम लोग M कहते हैं, इसको हम लोग N कहते हैं। जिन बच्चों ने पिछले वाले लेक्चर के अंदर चीजें देखी होंगी तो उनको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर बिल्कुल बात हुई थी, ये हुई थी बात, ठीक है। अब हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ने हैं इन टर्म्स ऑफ किन के पदों में, A1 A2 A3 यानी कि द्विक अनुपात के पदों में पढ़ने हैं। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं कॉस अल्फा की। कॉस अल्फा होगा ना, तो कॉस अल्फा क्या होगा, अब आप सुनो ध्यान से, अब आप ध्यान से सुनो, मैं इसको हटा रहा हूं और पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहां फिर से दोबारा से बात करते हैं हम लोग कि अगर मैं इस पॉइंट से एक एक्स अक्ष पे लंब डाल दूं तो एक समकोण त्रिभुज तैयार हो रहा है, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो आधार होगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट A1 A2 A3 हैं, तो एक्स अक्ष पे जो नाप लेनी है वो A1 हो जाएगी, और इस वेक्टर का जो ये कर्ण है इसकी लंबाई कितनी होगी बता सकता है कोई, इस वेक्टर की लंबाई होगी वेक्टर A का परिमाण, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं यहां से cos अल्फा निकालूंगा तो क्या होता है बेटे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का मतलब हो जाएगा आपके पास में बच्चों, इस पॉइंट को अरे छोड़ो डायरेक्ट लिखो, आधार कितना है A1 है, कर्ण कितना है A, वेक्टर A का परिमाण। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है आप लोगों को। और अगर हम एक बात चर्चा और करें आपके सामने कि वेक्टर A बराबर कितना है, A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो बच्चों A का जो मापांक है वो होगा अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं।
और आपको याद भी हो गई होगी। तो हम लोग cos अल्फा को लिख सकते हैं दूसरे पदों में a1 बटे अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर आपको a1 a2 a3 पता है तो हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बेटा cos बीटा की बात करें, cos बीटा कितना हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एक लंब जो है y अक्ष पे डाल लें तो इसमें भी ये वाली लंबाई आपकी a2 हो जाएगी, कर्ण इसका वही है, तो आधार बटे कर्ण आपके पास में आ जाएगा a2 अपॉन वेक्टर a का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, तो a2 अपॉन आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और प्लस a3 का स्क्वायर। इसी तरीके से cos गामा, देखो cos गामा को चित्र में चित्रित करना मुश्किल है क्योंकि ये 3D फिगर है, तो आप सिमिलरिटी आप इनके अकॉर्डिंग कह लो। देखो a1 अपॉन a1 a2 तो यहाँ आ जाएगा a3 अपॉन a का मापांक, तो बच्चों इसको हम लोग लिख देंगे a3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर बच्चों। तो और इसी को हम लोग क्या कहते थे बच्चों, L हो गया, ये हमारा M हो गया, ये हमारा N हो गया। तो इन बातों को बहुत प्यार से आप लोग नोट करेंगे, ठीक है ना, और फिर डॉट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जरा फटाफट से आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स करता हूं, ठीक है ना, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं बच्चों। चलो बच्चों, जो चीजें सीखी हैं उनके आधार पर अब कुछ सवाल सामने आ रहे हैं, कुछ प्रश्न सामने आ रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो दो एग्जाम्पल एक साथ उठाए हैं मैंने। पहले एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। कह रहे मान लीजिए, भाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कि एक ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर है बच्चों, जो दिया गया है आई कैप प्लस के 2j कैप, 2j कैप, लेकिन इसके अंदर k कैप नहीं दिया, k वाला फैक्टर नहीं है, k वाला घटक नहीं है। आई आप देखो ना, इसके अंदर केवल दो ही घटक हैं, x वाला और y वाला, z वाला है ही नहीं। तो रोने की बात नहीं है, आप रोना धोना नहीं करना, तो अगर ज्यादा मन कर रहा तो लिख लो 0 इंटू k कैप, बताओ कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि a बराबर इतना है और b बराबर उसने इतना दिया, क्या a का मापांक b के मापांक के बराबर है, भी देखते हैं। साथ में हमें b का जो वेक्टर दिया गया है वो दिया गया है बच्चों 2i कैप है, खुश है सब लोग, प्लस j कैप है, लेकिन यहां भी k नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 इंटू k कैप लगा लो, उसमें कोई समस्या नहीं है। कह रहा कि क्या इनके परिमाण बराबर हैं, तो पहले निकालो a का परिमाण, निकाले जरा। कैसे निकलता है बच्चों, कैसे निकलता है, हमने अभी ट्रिक बताई थी आपको, i के भाग का स्क्वायर, इसका गुणा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणा कितना है 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। मतलब फाइनली आप ध्यान से देखेंगे, इतनी कैलकुलेशन आप जानते हो, ये अंडर रूट 5 आ जा रहा है, ठीक है नहीं। इसी तरीके से अगर हम इस दूसरी तरफ देखें, b का मापांक निकालें बच्चों, b का मापांक या फिर b का परिमाण निकालें, तो अंडर रूट में आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो बच्चों ये भी, इसका मैग्नीट्यूड भी यानी कि इसका परिमाण भी अंडर रूट 5 है। कितना है बच्चों, अंडर रूट 5 है। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि दोनों सदिश लंबाई में समान है, ए सदिश भी उतनी लंबाई का है अंडर रूट 5 मात्रक का, और बी भी हमारे पास में, बी की डायरेक्शन क्या आपका क्या हो, बी भी हमारे पास में उतनी लंबाई का है अंडर रूट 5 मात्रक का। लेकिन उसने एक बात और कही है, तो आप ये कह देंगे यहां, एक तो बात हो ही गई है कि हाँ, यस, हाँ, ए वेक्टर का जो परिमाण है वो बी वेक्टर के बराबर है। लेकिन वो कह रहा है कि क्या ए और बी समान सदिश हैं, तो देखो आप, दो सदिश समान कब होते थे, जब उनके अदिश घटक बराबर हो जाते थे। अभी अभी हमने एक बात करी थी, क्वेश्चन कराया था 4 नंबर। तो यदि ध्यान रखें, यदि
वेक्टर जो ए है, ए मीन्स आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस 0 इंटू के कैप, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। और दूसरा बी वेक्टर है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस 0 इंटू के कैप, समान है। तो सीधी बात है, तो दोनों सदिशों के घटक, दोनों सदिशों के घटक समान होंगे। अब देखो यहां i का घटक, यहां पे घटक क्या है, देखो आप यहां पे i का गुणांक 1 है, यहां i का गुणांक 2 है, तो 2 कभी 1 के बराबर नहीं होता। यहां j का गुणांक 2 है, बस एक ही बात काफी है ना, समान होंगे। जो उपरोक्त प्रश्न में नहीं है, जो उपरोक्त सदिशों में नहीं है, इसका मतलब ये समान सदिश नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी दो सदिशों की लंबाई बराबर हो जाए, इसका मतलब ये मत मान लेना दोनों सदिश बराबर हो जाएंगे। देखो इन दोनों की लंबाइयां बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, डायरेक्शन इनकी अलग हो जाएगी, डायरेक्शन कहीं ना कहीं अलग है इनकी, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं, और मैं कहूंगा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आगे और सॉल्व होंगे। कह रहे हैं सदिश ए हमें दिया गया है, ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, छोटा सा सवाल है लेकिन आगे बहुत सारा काम इसका होना है। कह रहा है सदिश ए मेरे पास में है बच्चों, ए, तो ये 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के k कैप है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना है। तो ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश को क्या कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में, याद है आप लोगों को, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होगा वो होता है बच्चों ए कैप, क्या होता है, ए कैप। और आज के बाद अगर आपको नहीं पता तो ए कैप निकालने का सूत्र याद रखेंगे, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मापांक। मतलब यह है कि इस सदिश के मापांक को हमें एक करना है, इस सदिश के मापांक को हमें एक करना है, तो इस सदिश के मापांक को एक करने के लिए इसके मापांक से ही भाग कर दो ना। तो मतलब क्या है कि ए कैप जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के k कैप बटे अंडर रूट में i के गुणांक का स्क्वायर 4 है ना, ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा 2i कैप 3j कैप, फिर बच्चों k कैप बटे 4 और 9 कितने हो गए बच्चों, 4 और 9 13 और 1 14, अंडर रूट ऑफ 14। ठीक है, आप यहीं पे आंसर छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका वेक्टर ए के अनुदिश एक एकांक सदिश हमने निकाल दिया। इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, सॉरी यहाँ पे कैप लगेगा, ध्यान रखना। तो ए कैप यानी कि ए की दिशा में एकांक सदिश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 14 आई कैप, 3 बटे अंडर रूट 3j बटे अंडर रूट 14 और k कैप बटे अंडर रूट 14। तो यहां पर आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे और बस काम खत्म। अब हम चलते हैं, ठीक है ना, अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं। आप लोग लेक्चर को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 7 के अंदर क्या कहा है उसने, बेसिकली उसने यही क्वेश्चन करा, 7वें में छठे वाला हिस्सा है। उदाहरण नंबर 7 में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, वो कह रहा है कि सदिश है मेरे पास में एक सदिश ए, और ए की जो वैल्यू दी है वो दी है आई कैप माइनस के 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश, एक ऐसा
एक ऐसा सदिश ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण बच्चों, जिसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि लंबाई 7 इकाई हो। कितनी हो? 7 इकाई हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, पहले इसके अनुदिश एक एकांक सदिश निकाल लेना है, एक मात्रक सदिश निकालना है, जैसे ये निकाला है। और बस इसमें यहां आकर के जितनी भी लंबाई चाहिए, क्योंकि ये जो ए कैप निकला है, इस वाले एग्जांपल पे आए, ए कैप की लंबाई कितनी होती है? एकांक होती है। इसकी लंबाई कितनी है? एकांक है, चाहे निकाल के देखना। इसकी अगर आप ए कैप का अगर मापांक निकालने की कोशिश करोगे बच्चों, इसका गुणांक का स्क्वायर, इसके गुणांक का स्क्वायर, इसके गुणांक का स्क्वायर, तो 1 आएगा, ये कन्फर्म में 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, इस एकांक सदिश के इसी की सहायता से हमें एक ऐसा सदिश निकालना है जिसकी लंबाई 7 इकाई हो। तो इस क्वेश्चन पे नहीं जाते, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हल करने के लिए हम लोग जो सदिश ए है यानी कि आई कैप जे कैप की दिशा में हम लोग पहला मात्रक सदिश निकालेंगे कि दिशा में बच्चों हम लोग पहले क्या निकालेंगे? मात्रक सदिश। क्या निकालेंगे? मात्रक सदिश। क्या निकालेंगे बच्चों? ए कैप निकालेंगे। और ए कैप निकालने का तरीका मैंने अभी बताया कि वो वेक्टर ए बटा वेक्टर ए के परिमाण के बराबर होता है। यानी कि वेक्टर ए बराबर आ जाएगा, सॉरी एकांक सदिश या फिर मात्रक सदिश ए जो आ जाएगा, वेक्टर ए हमारे पे आई कैप 2j कैप बटे अंडर रूट में आ जाएगा आई के गुणांक का वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। के है ही नहीं तो मतलब नहीं है, तो ए जो हमारे कैप ए कैप आ जाएगा वो 1 बटे अंडर रूट 5 आई कैप और 2 बटे अंडर रूट 5 जे कैप आ जाएगा। ये हमारा एकक सदिश आ गया। लेकिन उसने कहा कि सदिश निकालना है जिसका परिमाण, ठीक है ना, तो वेक्टर ए के अनुदिश सात इकाई परिमाण का, 7 इकाई सदिश। अब मेरे भाई बात सुनो, ये मात्रक सदिश क्या बताता है? एक ही दिशा ही तो बताता है। तो ठीक है, एक ही दिशा कितनी है? ए कैप है। लंबाई कितनी देनी है? कितना लंबा करना है इसको? 7 इकाई, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब ये हो गया कि 7 इंटू ये वाला पोर्शन रख दो 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। सही करोगे तो 7/√5 आई कैप और 14/√5 जे कैप। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं 8वें एग्जाम्पल पे बात करते हैं, उदाहरण नंबर 8। अब आप प्रश्नावली को अगर खोलोगे ना बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार बहुत सारे सवाल अब हमारी पकड़ के अंदर हैं। 8वें एग्जाम्पल के अंदर मैं लिख नहीं रहा हूं, तो आप लोग किताबों का सहारा लें। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात हम लोग कर रहे हैं। उसने कहा कि एक सदिश है बच्चों ए कैप एक सदिश है ए 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 5k कैप, और दूसरा एक सदिश है बच्चों बी और वो है 2i कैप और j कैप और फिर आपके पास में 3k कैप। तो वो कह रहा है कि इनके योगफल की दिशा में, है ना, योगफल की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करो। यानी कि a प्लस बी की दिशा में हम लोगों को मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर ज्ञात करो, ये कहा है हमें, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, पहले हम लोग निकालेंगे इसका योगफल। योगफल बड़ा सिंपल, मैंने बताया कि a प्लस बी निकाल दो और डायरेक्ट करो। 2i ये रखे, 2i ये, तो हो गए 4i। फिर हमारे पास में 2j 1j 3j। देखो माइनस के 5 प्लस के 3 तो कितना बचेगा? माइनस का 2। ठीक है, चाहो तो लिख के दिखा दो, a प्लस बी करके दिखा दो पूरा, है ना। तो हमें क्या निकालना है? a प्लस बी
के अनुदिश मात्रक सदिश। और बच्चों उसको नोटेशन क्या देंगे, उसको देंगे a प्लस बी, है ना, इसको कुछ कह लो आप, इसकी दिशा में मात्रक सदिश क्या कहेंगे बच्चों, ठीक है ना। उसको उन्होंने सी कहा है, क्या कहा है, सपोज कर लो सी कैप कहा है, क्या कहा है, सी कैप। तो सी कैप कैसे निकाला जाएगा बच्चों, ए प्लस बी बटे ए प्लस बी का मापांक, यानी कि 4i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप बटे अंडर रूट ऑफ 16 9 4। भाई ऐसे तो मापांक निकालते हैं नीचे वाले का, तो यानी कि यह आंसर जो आ जाएगा बच्चों उसको लिख दिया उन्होंने 4i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप बटे अंडर रूट के अंदर 16 और 9 25 और 4 29। इसको अलग अलग करके लिख दोगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी सब बातें। अब एक बड़ा और दमदार सवाल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं आपके सामने। उसने कहा है कि एक वेक्टर दिया है ए, और ये काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा आप, कि सर आई कैप है प्लस का जे कैप है और माइनस का 2k कैप है, के द्विक अनुपात लिखिए, के द्विक अनुपात लिखो, उसने ये बात कही है। और द्विक अनुपात की सहायता से, द्विक अनुपात की सहायता से द्विक कोसाइन ज्ञात करो। ये तो कहा उसने, द्विक कोसाइन ज्ञात करो। तो अभी भी नोट लिखवाया था, जिन बच्चों ने नोट लिखा होगा उन्होंने वो कर देंगे फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके द्विक अनुपात क्या है। मैं इसको हल कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सदिश जो हमें दिया गया है बच्चों, ए, यानी कि जो हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप है, कि अगर मैं द्विक अनुपात लिखूंगा, द्विक अनुपात लिखूंगा बच्चों, वो क्या होंगे, उस नोट को याद करो। किसको याद करो बच्चों, उस नोट को याद करो जो हमने लिखवाया था, कि अगर एक वेक्टर हमारे पास में है, कोई वेक्टर है हमारे पास, किस टाइप का, कि a1i a2j a3k, तो इसके जो द्विक अनुपात हैं, द्विक अनुपात वो a1, a2, a3 हैं, यानी कि i का गुणांक, y का, j का गुणांक और k का गुणांक। तो इसके द्विक अनुपात क्या हो जाएंगे, के द्विक अनुपात हो जाएंगे 1, 1, -2 हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये बात क्लियर हो गई ना। द्विक अनुपात जो होते हैं, जो अदिश घटक है, बेसिकली जो अदिश घटक होते हैं, आई का भाई, जे का भाई, के का भाई, उनको लिख दो तो वो द्विक अनुपात आ जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, अब ये कह रहा है कि इनकी सहायता से आपको निकालना है बच्चों क्या, द्विक कोसाइन। तो हमने कहा था द्विक कोसाइन जो हम लोग लिखते हैं कॉस अल्फा, उसको लिखा जा सकता है a1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। तो आप लोग, ये a1 है, a2 a3 है, ठीक है ना। तो इन्होंने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की बात करी क्या इन्होंने, नहीं, इन्होंने LMN कहा है। मैंने कहा ना इसको L कहते हैं, है ना। और बच्चों M होता है कॉस बीटा, a2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। जब a1 a2 a3 मिल जाएंगे तो फिर तो कुछ ही निकाल लो आप, कॉस गामा, है ना, वो हो जाएगा आपका a3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और प्लस a3 का स्क्वायर। तो अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर कह लो a1 की वैल्यू 1 आ गई और b1 की वैल्यू, सॉरी a2 की वैल्यू बच्चों
1 आ गई, और A3 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -2। तो हम लोग निकाल रहे हैं द्विक कोसाइन निकाल रहा हूं मैं। तो द्विक कोसाइन बच्चों पहला L निकलेगा, वो निकलेगा सीधी सी बात है A1/√ऑफ A1 स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, यानी कि 1/√, के अंदर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 लिख दूंगा, -2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/√, में 1 + 1 √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? √6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग LM निकालेंगे तो आप निकाल लेना A2/√ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, ठीक है ना। और N = आ जाएगा आपका जो तीसरा द्विक कोसाइन है A3/√ऑफ A1 स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसके अंदर 3 टॉपिक और बचते हैं, मैं भी खत्म करे जाऊंगा इंट्रोडक्शन के अंदर इसके सारे टॉपिक्स, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं बच्चों आगे की तरफ, थोड़ा आप लोग समय दीजिए। चलो बच्चों, अब ना हमारे पास में बेटे इस इंट्रोडक्शन को खत्म करने से पहले, मतलब खत्म करने के लिए हमारे पास ये 3 टॉपिक और बचते हैं, इन पे बात करने वाले हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे निकाला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक खंड सूत्र है, सेक्शन फॉर्मूला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। और सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ये वैसे सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है आपके सिलेबस के अंदर, तो इसको मैं समझाता जाऊंगा। कभी कोई मुझे बाद में कहे कि सर छुड़वा दिया गया है, वो सर तो छुड़वा देते हैं, नहीं छुड़वाता नहीं हो भाई, पढ़ाता सब चीजें हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला एक सदिश कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो एक बात कर लेते हैं छोटी सी, जनरली एक बात कर लेते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा और फील आता है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, हमारा बेटा जेड एक्सिस हो गया। और बच्चों हमने कहा कि ये मूल बिंदु है, यहां पर कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है। और इस ए के कोऑर्डिनेट हम कह लेते हैं सर A1 A2 और A3। कोई दूसरा पॉइंट हमने यहां B लिया जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक B1 B2 और B3 हैं। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ए का स्थित सदिश तो OA हो जाएगा, जिसको हम वेक्टर ए कह देंगे, और बी का स्थित सदिश BO हो जाएगा, सॉरी OB हो जाएगा, ठीक है ना आपके पास में, जिसको हम वेक्टर बी कह देंगे। लेकिन ये तो बात सही है, लेकिन अगर हमें चाहिए कभी AB निकालना, वी वांट टू फाइंड AB, हमें AB चाहिए, हमें क्या चाहिए? AB चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालना है? तो बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को पहले ये टॉपिक समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा तुरंत, ठीक है, कि AB कैसे निकाला जाता है। देखो अब ध्यान से सुनो, पहले हम लोग इस टॉपिक को नहीं, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, या ये कहें हम इन दोनों ही टॉपिक को डिस्कस करें बच्चों। लो, त्रिभुजों के योग का त्रिभुज नियम क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, उस बारे में बात करते हैं। कि अगर सपोज कर लो संकेतात्मक रूप से हमें 2 वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ए बच्चों दिया है इस तरीके से, यहां पर ये वाला, ठीक है। एक अनदर वेक्टर दिया है जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, उस वेक्टर को हमने कहा है बी, और मेरे को A + B निकालना है। क्या निकालना है? A + B, और साथ में हम लोग A - B के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले मुझे क्या निकालना है? A + B मुझे फाइंड आउट करना है। तो त्रिभुज नियम से कैसे करेंगे? अब ये भी जो मैंने सिखाया था कि A का कुछ मान दिया था, B का कुछ मान दिया था, उठा के जोड़ दिया, वो तो बड़ा सिंपल खेल था, सिंपल ये भी है। तो क्या तरीका होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले जब हम लोग A + B निकालते हैं तो जो मैं टर्म्स बोलूंगा, जो मैं स्टेप बोलूंगा, उसको याद रखना है आप लोगों को। सबसे पहले हम A को बनाते हैं, ये हमने A बना दिया, सेम लंबाई का A बना दिया, ठीक है।
जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये इसकी पूंछ है, ये इसका शीर्ष है, ये ए है। फिर हम लोगों को इसके ऊपर इसकी हेड से टच करता हुआ बी बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि बी की टेल टच करनी चाहिए। तो बी की टेल टच करेगी तो बी, हम इसको ऐसे बना देंगे, यहाँ छोटा छोटा बनाओ, जितना ये उतना बनाएंगे। तो बच्चों क्या करा हमने, पहले ए बनाया, ए की हेड से बी की टेल को मिला दिया। अब आपको फ्री क्या चीज दिख रही है, फ्री क्या चीज दिख रही है, ए की टेल को बी की हेड से मिला दो। तो बच्चों ये जो बनेगा ना भाई, ये जो बनेगा ये होता है ए प्लस बी, ये वेक्टर होता है ए प्लस बी, और इसी को हम लोग त्रिभुज का सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। इसको थोड़ा और समझें कि अगर बच्चों इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूं, और इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूं, तो अभी हुआ क्या कि वेक्टर ए बी में बच्चों वेक्टर बी सी जोड़ा है, और तो जब इनको जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, वेक्टर ए सी आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे, और इसकी मजेदारी वाली बात ध्यान रखेंगे, ए बी बी सी, पहले वेक्टर की जो लास्ट वाला बिंदु है, मतलब ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं अंतिम बिंदु। पहले वेक्टर का अंतिम बिंदु और दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु सेम होना चाहिए। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तभी जोड़ पाओगे आप। ये सेम हो गया, अरे दोनों गायब हो गए, देखो ये बी से बी अगर आप हटा दोगे यहाँ से, ए सी आ गया, देखो ए सी आ गया। तो यही हमारा त्रिभुज नियम होता है बच्चों। क्या होता है, त्रिभुज नियम होता है। और इस त्रिभुज नियम की सहायता से हम इसका अंतर भी निकाल सकते हो। माई चांस हमें निकालना होता है बच्चों किसी के अंदर के ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी में कोई अपने आप में कुछ खास प्रक्रिया नहीं होती, इसमें प्लस लगा देंगे और माइनस बी कर देंगे। हमने पढ़ाया था कि सबसे पहले ए बना लो बच्चों, ये ए हो गया हमारा। अब हमें माइनस बी बनाना है, और आपको पता है मैंने पिछले लेक्चर में आपको ऋणात्मक सदिश सिखाया था। अगर बी इस तरफ है, तो अगर इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो हम लोगों को अब क्या करना है, माइनस बी बनाना है, तो माइनस बी नीचे की तरफ बनेगा, ये बी। और फिर वही कि हम लोग वेक्टर ए की टेल से या वेक्टर ए के प्रारंभिक बिंदु से वेक्टर बी के अंतिम बिंदु को मिलाएंगे और उसको ऐसे लिख देंगे, तो ये वेक्टर आ जाएगा आपका ए माइनस बी। यही हमारा त्रिभुज नियम होता है। बस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज दैट, ये याद रखना है आपको। अगर कभी आपके पास दो वेक्टर है पी क्यू प्लस क्यू आर, तो आप बिना चित्र बनाए, देखो इसका इस पी क्यू का अंतिम बिंदु और क्यू आर का प्रारंभिक बिंदु सेम हो रहा है, तो क्यू को हटा दो, ये वाला हिस्सा हट जाएगा, बचेगा प्यार पी आर। तो यानी कि यही त्रिभुज नियम कहता है कि हमारे पास में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो समझ में आया खेल। अब देखो उसको समझाते हैं, उस टॉपिक पे आ जाओ। ये हमने समझा दिया है। अब हमें इस चित्र के अंदर बच्चों क्या निकालना है, इस चित्र के अंदर हमें निकालना है ए बी, ठीक है ना। त्रिभुज नियम के हिसाब से बात कर लें, त्रिभुज के नियम के हिसाब से बात कर लें कि अगर हम लोगों ने ओ ए में, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो यहां पे, क्योंकि इसका काम यही है ना, तो यहां इस पॉइंट को यहां देखेंगे, चित्र से देखो ये कैसे निकलेगा ये वाला। आप पहले इस त्रिभुज नियम का सहारा लगाओ, योग के सदिश के सदिशों के योग का त्रिभुज नियम से, चित्र से देखो, आप चित्र से देखो कि अगर हम लोग ओ ए के अंदर, इस ओ ए के अंदर ए बी जोड़ देते हैं, ए बी जोड़ देते हैं बच्चों, तो हमारा ओ बी निकल करके आ जाता है। तो यही तो बात होगी, यही तो बात होगी त्रिभुज के नियम से। लेकिन हमें तो क्या निकालना था, हमें निकालना था दो बिंदुओं को मिलाने वाले का सदिश, हमें ए बी निकालना था। तो ए बी को निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो याद रखिएगा, अगर दो पॉइंट्स आपको पता होंगे तो यानी कि ए बी निकालने का तरीका ये हो जाएगा, बराबर बी का स्थिति सदिश
माइनस ए का स्थिति सदिश। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी अभी, थोड़ी देर अभी अभी। तो आप लोग बात करें, जैसे एग्जाम्पल नंबर हमें दिया है 10, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, इसको नोट कर लो, आप फटाफट से नोट कर लो जो मैंने आपको बताया त्रिभुज नियम वगैरह। चलिए ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, हमें बिंदु P दिया है, इन्होंने एक बिंदु P दिया है, दिस इज 2i 2 3 0, और बिंदु Q दिया है -1 -2 -4। बहुत शॉर्टकट में वो कह रहा है कि पी क्यू निकालो, वेक्टर पी क्यू निकालना है, हमें ज्ञात करना है। ये इसका सार है, ये इसका सार है बच्चों, हमें पी क्यू निकालना है। हमें पी पॉइंट दे दिया, क्यू दे दिया, तो जब हमें पी पॉइंट दे दिया है तो आप ओपी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? ओपी का मतलब पी का स्थिति कितना आ जाएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस 0 इंटू के कैप। फिर आप ओ क्यू लिखोगे, ओ क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -i कैप -2j कैप -4k कैप बच्चों। अब हम पी क्यू लिखना चाहते हैं, पी क्यू कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला बनाया हमने। पी क्यू देखो, इस फॉर्मूले को फील करो, ए बी निकालना है तो पहले बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो यहां पे लिखेंगे पी क्यू निकालने के लिए क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश। ठीक है बच्चों, अब देखो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्यू का स्थिति क्या होगा, ओ क्यू होगा ना, माइनस ओपी, आपको सब पता है, इसमें से ही निकालना। तो -i कैप -2j कैप -4k कैप, इसमें से बच्चों घटाना है हमें ऊपर वाला, 2i कैप प्लस 3j कैप 0k कैप, तो आ जाएगा माइनस के i कैप -2j कैप -4k कैप -2i कैप माइनस अंदर मल्टीप्लाई 3j कैप और माइनस के 0k कैप। तो बच्चों आ जाएगा माइनस 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 के 3i कैप माइनस के 5j कैप और माइनस के 4k कैप। तो ये हमारे पास में पी क्यू का वेक्टर पी क्यू हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस है ना, इसकी हेल्प से, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। तो ये यहां से आपके सामने इस तरीके से ड्राइव हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बच्चों बस एक लास्ट टॉपिक बचता है, हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेक्शन फॉर्मूला, और फिर 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने और उस बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने लास्ट टॉपिक को, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक को, और जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनो उसने क्या कहा है, इसका इस पे क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। खंड सूत्र यानी कि सेक्शन, बोर हो गए आप पढ़ते पढ़ते ना, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, देखो मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि हमारे पास में 2 पॉइंट है, जैसे कि हमारे पास में यहां पर ये मूल बिंदु मान रहे हैं हम लोग, ये मूल बिंदु है, और बच्चों हमारे पास यहां कोई पॉइंट है क्यू मान लो इसको, और कोई एक पॉइंट यहां पर है हमारा पी, तो पी का स्थिति सदिश हमारा ओपी बन जाएगा। ठीक है, पी का स्थिति हमारा ये बन जाएगा, ओपी बन जाएगा, ठीक है ना, और क्यू का स्थिति सदिश हमारा बन जाएगा बेटे ओ क्यू, क्या बन जाएगा, ओ क्यू। ठीक है, क्या बन जाएगा, ओ क्यू। ओपी, तो अगर मैं इसको मिला दूं आपस में, ठीक है ना, हमारे पास ये मिला दूं, और इस रेखा को एक कोई तीसरा पॉइंट है, जिसको हम लोग कह लेते हैं आर, ठीक है ना, कोई तीसरा पॉइंट है आर। देखो ये खंड सूत्र दो हिस्सों में पढ़ा जाता है। नंबर 1, अगर अंत विभाजन हो रहा हो, और एक बाह्य विभाजन। पहले अंत विभाजन की बात कर रहे हैं।
हमारे पास में एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट P, मतलब OP एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हमारा OQ हो गया, है ना। इन दोनों वेक्टर को मिलाने वाली एक रेखा ये हमारी R हो गई। इसको क्या कर रहा है, एक पॉइंट कोई R कट कर रहा M अनुपात N के अंदर, M अनुपात N के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ठीक है, कि जब R P Q को M अनुपात N में, कितने में बेटा, M अनुपात N में अंत विभाजित करे। तो अगर हमें इस R का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये सेक्शन फॉर्मूला बताता है। तो हम लोग OR निकालने की टेक्निक बड़ी सिंपल है, ध्यान रखना है। देखो OP इंटू N इंटू OP प्लस M इंटू OQ, वेक्टर OQ अपॉन M प्लस N, ये हमारा फॉर्मूला है अगर अंत विभाजन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इनको नाम दे दें बच्चों, इस वाले को अगर हम लोग A वेक्टर कहते हैं, इस वाले को हम लोग B वेक्टर कहते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा और शॉर्टकट फॉर्म में दे सकते हैं। OR जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा NA प्लस MB अपॉन M प्लस N, ठीक है ना। NA प्लस MB प्लस आपके पास में M प्लस N, या N प्लस M लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, N प्लस M, क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस बना रहेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ये कब फॉर्मूला है, जब अंत विभाजन है। दूसरी बात हम लोग करते हैं, यदि R P Q को बाह्य विभाजन करता है, क्या करता है, बाह्य। अब बाह्य विभाजन का मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास में Q है, ये हमारे पास में सपोज कर लो P है, यहां हमारे मूल बिंदु है, ये हमारा वेक्टर A हो गया, ऊपर के हिसाब से वेक्टर B हो गया, इनको मिला रहे हैं। अगर इस लाइन को कहीं बाहर बढ़ाएं और कहीं बाहर हमारे पास एक पॉइंट R आएगा, इस तरीके से विभाजित करता है, इस P Q को बाह्य विभाजित करता है। तो इस केस में सिर्फ आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है बच्चों, तब आपको करना है कि जो N है उसको रिप्लेस करना -N से, क्योंकि हमारे पास में जो N है ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहां पर OR को हम लोग लिखेंगे फिर -NA प्लस MB अपॉन -N प्लस M, या थोड़ा सही करोगे तो MB प्लस वाली टर्म को शुरू में रख लोगे, -NA अपॉन M माइनस का N, ठीक है। तो बच्चों एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करना है इसी टॉपिक पर, हम लोग उसको डिस्कस करने के बाद में फिर इंट्रोडक्शन हमारा समाप्त, आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। तो इसमें एग्जांपल नंबर 11 दिया है, ठीक है ना। उसने कहा है कि P और Q को के स्थिति सदिश दिए हैं। उसने हमारे पास में एक चित्र बना लेते हैं ऐसे ही, ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये O हो गया, यहाँ पे हमारा सपोज कर लो Q पॉइंट हो गया, है ना, और ये हमारा OP वेक्टर हो जाएगा, है ना। इनको मिलाने वाली रेखा पर कोई पॉइंट इन्होंने क्या लिया है, R लिया है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि R जो है इसको कितने अनुपात में डिवाइड कर रहा, 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, जैसे इसमें हमने बताया था। तो सीधी सीधी बात है, OP जो दिया गया है बच्चों, वो OP इन्होंने दे रखा है मुझे 3A माइनस 2B, और बच्चों OQ जो दिया है वो दिया गया है A प्लस B, कितना दिया है, A प्लस B, ठीक है ना। तो मेरे को OR निकालना, चलो OR निकालो। सबसे पहले पहली कंडीशन में जब अंत विभाजन कर रहा होगा, अंत विभाजन का मतलब बीच में विभाजन कहीं कर रहा है, इस लाइन के कहीं भी अंदर की तरफ, तो OR की क्या आ जाएगी हमारे पास में बेटा, फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ये वाला NA या फिर NOP। N का मान कितना हो जाएगा, यहां ध्यान देखो, M इज इक्वल टू 2 और N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू OP की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3A माइनस 2B, फिर प्लस, देखो यहां MOQ, M मतलब 2 इंटू OQ का मतलब हो जाएगा A प्लस B अपॉन दोनों का योग 1 प्लस के 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसे सॉल्व करोगे तो 5a वेक्टर बटे 3 आपके पास में इसका आर का स्थिति होगा जब हम लोग बात कर रहे हैं अंत विभाजन की, अंतः विभाजन की बात कर रहे हैं। दूसरे केस में अगर बाह्य विभाजन की हम लोग बात करेंगे बेटा, तो कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ n की जगह माइनस लगाना, तो ओ आर हमारे पास में कैसे आ जाएगा, माइनस का 1 3a माइनस 2b प्लस का 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन -1 प्लस का 2, -1 प्लस का 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सीधी सीधी बात है कि आ जाएगा 4b माइनस का a। तो ये जब बाह्य विभाजन की बात करेंगे तो फॉर्मूला बच्चों नीचे वाला लगना है, ये वाला। और अगर हम लोग अंत विभाजन की बात करेंगे तो ये एक्सरसाइज के अंदर बहुत सवाल है, वहां पर हम लोग और अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसमें तो बड़ा लिमिटेड कॉन्सेप्ट दिए हैं, इस टॉपिक को लेकर के ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी सूत्र की हेल्प से, तो वहां तैयारी आपकी हो जाएगी। एक क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम के अंदर। एक एग्जाम्पल नंबर 12 बचता है, ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए 12 करा देते हैं, थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं तो एक बार देख लो, बहुत कम समय लगने वाला है इस एग्जाम्पल में। 12 एग्जाम्पल इसका लास्ट एग्जाम्पल है, इंट्रोडक्शन फिर समाप्त हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल तैयार रहोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए। देखो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि, बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कुछ बिंदु दिए हैं बच्चों, बिंदु ए दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो दिया है इन्होंने, ठीक है। फिर बिंदु बी दिया है मेरे को, और बी का पोजीशन वेक्टर लिख के दिया है, यानी कि स्थिति सदिश, ठीक है। और फिर आपके पास में एक सी पॉइंट दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर बच्चों आई कैप, 4j कैप और 4k कैप। अभी अभी एक टॉपिक डिस्कस करा है हमने कि दो बिंदुओं से अगर मिलाने वाले है ना, अगर हमारे पास में दो पॉइंट हो, एक ए हो और एक बी हो, आपको ए बी निकालना हो तो ए बी सदिश कैसे निकलता है बच्चों, ओ बी माइनस ओ ए करके, ओ बी माइनस ओ ए करके, मतलब ए बी निकालने के लिए बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये किसी एक त्रिभुज के शीर्ष हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। किसके होंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सारी भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, भुजा के लिए ए बी निकालनी पड़ेगी, बी सी निकालनी पड़ेगी और सी ए या ए सी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ए बी निकालनी पड़ेगी, है ना, और आपके पास में बी सी निकालनी पड़ेगी और फिर ए सी या सी ए निकालना पड़ेगा, कुछ ही कर लो। और उसके बाद हम बता पाएंगे कि हाँ अगर पाइथागोरस में लग पा रही है तो ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं लग पा रही तो समकोण त्रिभुज नहीं है। अब पहले वेक्टर ए बी निकलेगा, वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए, अभी अभी मैंने बताया फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो यानी कि ओ बी कितना है, ये हमारा ओ ए है, ध्यान रखें ओ ए क्या है बच्चों, ओ ए हमारे पास में 2i कैप जे कैप प्लस के कैप, ओ बी जो है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ओ सी जो है ये ओ सी है, ये इनकी स्थिति सदिश दिए हैं, है ना, 4j कैप और 4k कैप। तो जब OB में से, OB का मतलब है कि आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस के 5k कैप में से हम लोग घटाएंगे बच्चों किसको, OA को, यानी कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो आपको मिलेगा बच्चों, क्या मिलने वाला है, इसको सॉल्व करने के बाद में हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि होगा माइनस का आई कैप माइनस 2j कैप। आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा ना आपको ये, और 6k कैप। लेकिन हमें तो भुजा की लंबाई से बात करनी है, लंबाई का मतलब इसका मापांक निकाल लेंगे, तो वो होगा अंडर रूट ऑफ आई के भाई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर फिर माइनस 6 का स्क्वायर। तो इसे देखेंगे आप तो आ जाएगा बच्चों, इसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी,
1 + 4 + 36 यानी कि √41 √41। BC कितना आ जाएगा? BC को निकालोगे, जब आप BC वेक्टर निकालोगे तो OC माइनस OB हो जाएगा, और ये वेक्टर जो हमारे पास BC बनेगा वो बनेगा बेटे 2i कैप। घटा लेना आप लोग, OC में से, इस वेक्टर में से आप इस वेक्टर को जब घटाओगे तो आपको जो मिलेगा मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2i माइनस का j कैप प्लस k कैप। तो BC की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 यानी कि √5 आ जाएगा। और CA को भी ऐसे निकालोगे आप, और उसकी लंबाई जो है ना वो आपके सामने आ जाएगी बच्चों, 6 आएगा यहाँ। आप CA को निकालोगे, वेक्टर जो CA निकलेगा वो OA माइनस OC निकलेगा, और उसको जब निकालोगे OA में से यानी कि इस वेक्टर में से, जब इस वेक्टर को घटाओगे तो आएगा माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। ठीक है, और यहां से जब CA का आप मापांक यानी कि लंबाई निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास में 1 स्क्वायर 9 + 25 यानी कि कहने की बात आ जाएगी बच्चों 10 और √35। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो AB भुजा है उसका वर्ग जो है वो बराबर है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। चेक कर लो, CA का स्क्वायर देख लो ना, √41 का जो स्क्वायर है वो बराबर है √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर। तो बिल्कुल लिख देंगे क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है। तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर ये लंबाई, ये देखो, ये जो मैं लिख रहा हूं AB का स्क्वायर का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब है कि वेक्टर AB की लंबाई का स्क्वायर। ध्यान रखना, तो आप यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर चिन्ह लगा करके और उसका स्क्वायर ऊपर लगाओगे आप, CA वेक्टर का मापांक का स्क्वायर, ऐसे भी रख सकते हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी एक्सरसाइज के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करने हैं बच्चों, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए ठीक है ना, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से करिएगा। धन्यवाद।